गुड आफ्टरनून। जो भी बच्चे हमारे साथ जुट गए हैं उन तमाम बच्चों को गुड आफ्टरनून, और जो भी बच्चे आने वाले हैं उन भी बच्चों को गुड आफ्टरनून। ओके, कौन कौन बच्चे जुट गए हैं वो बच्चे एक बार हमें बता देंगे। क्या अब तक मेरी आवाज़ जा रही है? जो भी बच्चे हमारे साथ जुट चुके हैं वो बच्चे एक बार हमें बता देंगे क्या मेरी आवाज़ और वीडियो आपके फ़ोन तक जा चुकी है? ओके, शुभम है, आर्या है। जो भी बच्चे जुट गए हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि क्या मेरी आवाज़ और वीडियो आपके फ़ोन तक जा चुकी है, तो आप एक बार हमें यस लिख करके भेज दें। बहुत सुंदर। तो आप सभी बच्चों का एक्सप्लोर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस चैनल के माध्यम से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ह्यूमन फिजियोलॉजी हम आपके साथ में स्टार्ट किए हुए थे, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में इससे पहले हम आपको पढ़ाए हैं बड़ी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बड़ी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में जो भी बेस्ट बातें थी वो बात हमने आपके साथ लाइव लेक्चर में किया। और आज से फिर एक नई चैप्टर की ओर हम लोग बढ़े हैं जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में जो इससे पहले आपने नहीं जाना होगा। ओके, चलिए, टेक्निकल विस्कस भी आए हुए हैं, ठीक है। और जो भी बच्चे हमारे साथ जुट गए हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल के लिंक को जो है ना अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि अगर जो भी बच्चे क्लास 11th में होंगे और नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन बच्चों तक ये वीडियो के लिंक आप भेज दें। ओके, चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में मेनली हम लोग जानेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन ब्रेन के बारे में, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे धीरे धीरे लेक्चर में, तो आपको पता चल पाएगा कि हमारे ब्रेन में कितने एनॉर्मस शक्ति है जिसे हम अपने ब्रेन तक एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का कहना रहता है कि सर कितने सारे ऐसे इंफॉर्मेशन को हम अपने ब्रेन में स्टोर करके रख सकते हैं। वो भी बात हम आपको बताएंगे, बने रहिए आप हमारे साथ में, और हम आपको आगे की सफ़र पे बताते हैं। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप के जो है ना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक लिंक दिख जाएगा। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और कनेक्ट होने के फ़ायदे ये होंगे आपको कि जो ये बना बनाया नोट्स है ना ये आपको मिल जाएंगे, जिससे आप कंप्लीट एक अपने कॉपी में हैंड राइटिंग नोट्स बना सकते हैं। ओके, चलिए, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं उन तमाम बच्चों का मोस्ट वेलकम है, और वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है। भावना है और रिम्पी कुमारी भी आई हुई है। धीरे धीरे बच्चे आ भी रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ते भी जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट नंबर 5 क्लास 11th के चैप्टर में दिए हुए हैं, जिसमें हम आपके साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं आज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। आप देख भी पा रहे हैं आपके एनसीईआरटी के डायग्राम, आपके एनसीईआरटी के जो फोटो है ना वो लगे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बड़ी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ के हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और आज एक नए चैप्टर की ओर बढ़े हैं जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। आपके इर्द गिर्द में बहुत सारे ऐसे जानवर होंगे जिनके पास में इंटेलिजेंस नहीं होते हैं, जिसके पास में बुद्धि नहीं होती है, लेकिन ह्यूमन एक ऐसा प्राणी है जिसके पास में बुद्धि है। आखिर नेचर ने इतने बड़े काम कैसे कर दिए कि एक कंप्लीट जो बुद्धि का सेट है वो ह्यूमन तक पहुंचाए हैं, और जो अदर एनिमल्स है वहां तक क्या इंटेलिजेंस पहुंचाए हैं या नहीं पहुंचाए हैं, इन भी बातों को हम लोग जानेंगे। क्या कोई ऐसे जानवर भी हैं जिसके पास में बुद्धि है ही नहीं? क्या कोई ऐसे जानवर भी हैं जिनके पास में बुद्धि तो है पर वो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता है? तमाम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे आपके साथ में, बने रहिएगा आप हमारे साथ में लास्ट तक। चलिए, अब आपके सामने में एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, एक डायग्राम नजर आ रहा है, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि ह्यूमन ब्रेन को, ठीक है, आपको हम एक कैडेवर का ब्रेन भी दिखाएंगे, एक मरे हुए व्यक्ति का ब्रेन भी दिखाएंगे कि ब्रेन किस प्रकार से होते हैं। एक्चुअली में जो ब्रेन होती है ये ना ही सॉलिड होते हैं ना ही लिक्विड होते हैं, ओनली ए जेली कंसिस्टेंसी में ये तब्दील होता है। जेली कहने का मतलब होता है कि ना ही इसमें सॉलिड के गुण हैं और ना ही इसमें लिक्विड के गुण हैं। ये है कैसा? तो जेल लाइक एक स्ट्रक्चर है। जब आप ब्रेन को क्रेनियम बॉक्स से बाहर रखोगे तो ब्रेन जो है ना वो डिस्पर्स कर जाएंगे, फैल जाएंगे, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आपके पास में एक बोतल है और उस बोतल में अगर आप बैलून को रख रहे हैं, भरे हुए बैलून को रख रहे हैं, तो वो बैलून जो है ना उस बोतल के अंदर में मुड़ जाएंगे। तो जस्ट लाइक ए
पार्ट ऑफ योर ब्रेन, आपके जो ब्रेन है ना, ये भी समझ लो कि एक क्रेनियम कैविटी के अंदर में बंद होते हैं। तो जहां पे बंद होते हैं ना, तो ये भी फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे हम लोग गायराई एंड सल्काई बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये बात तो आपकी क्लियर हो गई। अब हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को मेनली दो डिवीजन में डिवाइडेड किए हैं। पहला डिवाइडेड किए हैं इंडोक्राइन में और दूसरा डिवाइडेड किए हैं नर्वस सिस्टम में। तो हमारा पूरा का पूरा जो शरीर है ना, वो दो तरीके से कंट्रोल हो रहा है। एक तो इंडोक्राइन फंक्शन के द्वारा कंट्रोल हो रहा है और एक तो नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये नर्वस सिस्टम क्या होते हैं और नर्वस सिस्टम क्या होते हैं और इंडोक्राइन सिस्टम क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन। अब इंडोक्राइन सिस्टम क्या होते हैं कि द इंडोक्राइन सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ ग्लैंड थ्रू आउट द बॉडी दैट प्रोड्यूस एंड रिलीज हार्मोन इन द ब्लड स्ट्रीम। मतलब ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित हो रहे हैं कुछ हार्मोन्स जो आपके डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जा रहे हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन्स को दे रहे हैं आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर में, जिससे आपकी साइज जो है वो इंक्रीजमेंट कर जा रही है। तो ये एक इंडोक्राइन फंक्शन है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, याद रखना है आपको। तो इनमें हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं और ये स्लो एक्शन पे काम करते हैं। बट इसी के अगर कंपैरिजन में हम नर्वस सिस्टम को देखें तो नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं और इनके एक्शन जो है वो बिल्कुल फास्ट हैं कंपैरिजन टू द इंडोक्राइन सिस्टम। बट हमारा बॉडी दो सिस्टम से कंट्रोल हो रहा है, एक तो इंडोक्राइन से और दूसरा नर्वस सिस्टम से। लेकिन उनमें जो फास्टर हैं वो कौन है? नर्वस सिस्टम। इस बात को याद रखिएगा। द नर्व सिस्टम यूज द नर्व सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स। इस पॉइंट को जरूर याद रख लीजिएगा कि नर्वस सिस्टम के अंदर में न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, एंड सेंड सिग्नल्स और मैसेज ऑल ओवर द बॉडी। आपके शरीर में जो भी प्रतिक्रियाएं हो रही है, जो भी क्रियाएं हो रही है, वो सभी क्रियाएं को करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? न्यूरॉन्स, जो कैसे होते हैं? बिल्कुल फास्ट होते हैं। ओके, तो ये थी एक ब्रॉड लाइन जो कि हमने आपको बताया इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में और नर्वस सिस्टम के बारे में। तो कुल मिलाकर के याद क्या रख लेना है कि नर्वस सिस्टम के अंदर में ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं, ग्लैंड्स हार्मोन्स दे रहे हैं, वो हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम में जा रहे हैं, स्लो काम कर रहे हैं। जबकि अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम में डायरेक्ट न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं और न्यूरॉन्स जो होते हैं वो फास्ट होते हैं कंपेरिजन टू द हार्मोन्स के मुकाबले। ओके, चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा इससे आगे और आपको हम डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि इंडोक्राइन फंक्शन और जो आपका नर्वस सिस्टम है उसमें जो न्यूरॉन्स के मैसेज फैल रहे हैं वो देखो आप किस तरीके से फैल रहे हैं। ओके, तो इंडोक्राइन सिस्टम में आपको यहाँ पे पेनक्रियाज दिखाए जा रहे हैं और ये पेनक्रियाज जो हो रहे हैं ये पेनक्रियाटिक जूस दे रहे हैं। जबकि आप सेकंड डायग्राम में देखो कि जो नर्वस सिस्टम है उस नर्वस सिस्टम के अंदर में न्यूरॉन्स जो हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हैं और एक मैसेज को दूसरी जगह तक कैसे वो फॉरवर्ड कर रहे हैं, किस तरीके से वो भेज रहे हैं और कितने फास्ट तरीके से भेज रहे हैं। तो इसलिए हम आपको बताए थे कि जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो इंडोक्राइन सिस्टम के कंपेरिजन में फास्ट होते हैं। ओके, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट अगर है तो वो बच्चे हमें पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसे छात्र जिन बच्चों को कोई डाउट आ रही है तो वो बच्चे पूछ सकते हैं। बताइए, शुभम कुमार है, आर्यन है, टेक्निकल विस्कस है, ओके, जितेंद्र राज है, रिम्पी कुमारी है, भावना ब्लॉग्स हैं। ओके, चलिए अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिंक को आप फॉरवर्ड कर दीजिए। जो भी आपके सहपाठी हैं, जो भी आपके मित्रगण हैं, उस मित्रगण तक इसके लिंक को आप जरूर भेज दीजिएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम अगर किसी छात्र को आ रही है तो वो एक बार हमें मैसेज कर देंगे। ओके, एक बच्चे के मैसेज आए हैं, नो सर। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंटरेक्ट रहिए, आप भी मैसेज करते रहिए, तब पता चल पाएगा कि आप हमारे साथ में क्लास में बैठे हुए हैं और कुछ सीख भी रहे हैं। आप अपने आधा घंटा जो 30 मिनट का टाइम हमारे चैनल पे दे रहे हैं, इस चैनल के कुछ ना कुछ आपको फायदे होने चाहिए। ठीक है, तो आप हमारे साथ में इंटरेक्ट करते रहिए और हमें बताते रहिए कि यस सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है या वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, हमें मैसेज का इंतजार रहेगा आप सभी बच्चों का। चलिए, इंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम लोग चलते हैं नर्वस सिस्टम पे।
मेनली नर्वस सिस्टम जो होते हैं ना, इसे हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइडेड करते हैं। पहला डिवाइडेड करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और जबकि दूसरा करते हैं पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम में। अब हम आपको एक डायग्राम बना के भी दिखा देते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक व्यक्ति के क्या है, ब्रेन है, और इस ब्रेन के साथ में ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं कंप्लीट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज आते हैं, एक तो आते हैं ब्रेन और दूसरे आते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ना। अब ऊपर वाले जो हिस्से हैं ये हो गए ब्रेन, और नीचे वाले जो हिस्से हैं ये हो गए स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो ये दोनों के दोनों जो पार्ट्स होते हैं, ये दोनों के दोनों पार्ट्स कहलाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, अब एक होते हैं पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन होते हैं, इस ब्रेन से भी जो है ना बहुत सारे नर्व बाहर निकलते हैं। ठीक है ना, पेरीफेरी की तरफ जाते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से भी बहुत सारे नर्व जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं, जैसे स्पाइनल नर्व भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो 31 पेयर्स जो होते हैं ना, ये नर्व्स पाए जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, और जो 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती है ना, वो पाए जाते हैं ब्रेन के केस में। ठीक है ना, तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्रेनियल नर्व के बारे में भी और स्पाइनल नर्व के बारे में भी। बट आप जान लीजिए कि जो हमारे ब्रेन से पेरीफेरी की तरफ और स्पाइनल कॉर्ड से जो पेरीफेरी की तरफ जा रहे हैं, उसे बोलते हैं पेरीफेरियल नर्वस सिस्टम। और पेरीफेरियल नर्वस सिस्टम में दो चीज आते हैं, एक आते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम और एक आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं, ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिसे आप खुद ब खुद कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना, ये वॉलेंट्री होते हैं। जबकि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होती है, ये इनवॉलेंट्री होते हैं, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे फंक्शन जिसे आप कंट्रोल करते हैं उसे हम सोमेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, और जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहलाते हैं। तो याद कैसे रख लीजिएगा कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ये इनवॉलेंट्री है, और जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है ये वॉलेंट्री है। अब वॉलेंट्री कहने का मतलब है कि ये स्केलेटल मसल्स को सप्लाई कर रहे हैं, और इनवॉलेंट्री कहने का मतलब है कि इसमें स्मूथ मसल्स इन्वॉल्व है। ओके, अब स्मूथ मसल्स इन्वॉल्व है तो स्मूथ मसल्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे आप अपने हार्ट को कंट्रोल थोड़ी कर सकते हैं, किसी भी हार्मोन्स को कंट्रोल थोड़े कर सकते हैं, तो वो स्मूथ मसल्स के प्रॉपर्टीज के अंदर में आ जाते हैं। अब जैसे हाथ पैर को हिलाना या किसी भी चीज़ों को पकड़ना, ये आपके कॉन्शियस माइंड में है। तो जो चीज़ आपके कॉन्शियस माइंड में है वो एक्चुअली में सोमेटिक नर्वस सिस्टम करवा रहे हैं, जिसके अंदर में वो स्केलेटल मसल्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। तो नर्वस सिस्टम मेनली दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड किए हैं। पहला किए हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा किए हैं पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर में दो चीज आ रहे हैं, एक तो आ रहे हैं ब्रेन और दूसरा आ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड। जबकि जो पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम है उसमें दो चीज इन्वॉल्व है, पहले है सोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो क्या है, इनवॉलेंट्री है, और जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या है, वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री जो हो रहे हैं वो स्केलेटल मसल्स को सप्लाई कर रहे हैं, और जो इनवॉलेंट्री है वो स्मूथ मसल्स को सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम की एक ब्रॉड कैटेगरी थी। अब देखो आपके सामने में ब्रेन नजर आ रही है और आपके सामने में स्पाइनल कॉर्ड नजर आ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? जो भी बच्चे हमारे साथ जुट गए हैं वो बच्चे एक बार बता देंगे, क्या कोई दिक्कत आ रही है आपको किसी भी तरीके का? अभी तक जो भी बातें हुई है आपके साथ में, जो भी बात हमने आपको बताया है ब्रेन से रिलेटेड, उनमें अगर किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन आपके सामने में आ रहे हैं तो वो क्वेश्चन आप चैट बॉक्स के अंदर में डाल सकते हैं। ओके, बताइए अगर किन्हीं भी बच्चों को कोई दिक्कत आ रही है तो चैट बॉक्स में लिखिए यस, अगर नहीं आ रही है तो लिखिए नो, ताकि हम कंफर्म हो पाएं और फिर हम आगे बढ़ पाएं।
ओके, तो किन्हीं भी बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, कंप्लीट नोट्स लेने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए जो उसके लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जहां पे कंप्लीट पीडीएफ आपको दे दिए जाएंगे और जिससे आप बेहतरीन तरीके के एक नोट्स बना सकेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। हम अब बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को मेनली दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइडेड करते हैं। पहले कैटेगरी होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे होते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करते हैं समझते हैं हम लोग। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होते हैं ना ये स्ट्रेसफुल कंडीशन में काम करते हैं, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं ये नॉर्मल एंड रेस्टिंग कंडीशन में काम करते हैं। जैसे भी आप अपने फोन को आगे में रख करके और हमारे लेक्चर को आप अटेंड कर रहे हैं तो आप रेस्टिंग कंडीशन में हैं। अगर आप रेस्टिंग कंडीशन में हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है। अब जैसे ही आप पढ़ रहे हैं और ऊपर से गिर जाए तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाएगा। तो स्ट्रेसफुल कंडीशन के केस में कौन काम करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। तो ब्रॉडली हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो भागों में डिवाइडेड किए, एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम कर रहा है, जब आप नॉर्मल और रेस्टिंग कंडीशन में हैं, और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में काम करती है कि किसी भी प्रकार का अगर कोई घटना घट जाती है तो उस वक्त में हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं। ओके, चलिए अभी हम ओवरऑल ब्रॉड बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। कंप्लीट अभी हम ब्रेन पे नहीं आए हैं, अभी बस ब्रेन से ऊपर जितनी भी बातें जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना वो इंफॉर्मेशन हम आप तक देने का काम कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कि जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है ये तो मोस्ट डेलिकेटेड ऑर्गन है, ये तो मोस्ट वाइटल ऑर्गन है, तो इसको तो प्रोटेक्शन भी तो मिलना चाहिए। क्योंकि अगर ब्रेन को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो हमारे बॉडी का कंट्रोल कौन कर पाएगा। एक्चुअली में पूरा कंट्रोल का जो सिस्टम है वो तो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ही अंदर है। तो नेचर ने इसको बहुत वेल प्रोटेक्ट रखा। कैसे प्रोटेक्ट रखा बात करते हैं, देखते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम में सबसे पहले स्केलेटल, और स्केलेटल के केस में आपको पता है ब्रेन बॉक्स को ही क्रेनियम बोलते हैं, ठीक है ना। जो क्रेनियम होते हैं ये क्रेनियम में कुल 8 बोन होते हैं और ये 8 बोन हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। फ्रंटल है, पैराइटल है, टेम्पोरल है, ऑसिपिटल है, स्पेनोइड है और इथेमोइड है। ये सभी जो बोन है ना, ये कंप्लीट बोन जो है ना ये क्रेनियम कहलाते हैं, जिसे हम लोग ब्रेन बॉक्स के भी नाम से जानते हैं, जिसके अंदर में जो ब्रेन होती है ना वो वेल प्रोटेक्टेड रखा जाता है। ओके, और जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं ना इसके अंदर में स्पाइनल कॉर्ड पड़े होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम के केस में सर्वाइकल है, थोरेसिक है, लंबर है, सेक्रम है और कोक्सियल है। तो ये सभी जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, ये सभी जो वर्टिब्रे है ना, ये सभी वर्टिब्रे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, तो मेन प्रोटेक्शन इसको कहां से मिल रहा है, तो मेन प्रोटेक्शन मिल रहा है एक तो ब्रेन बॉक्स के द्वारा और दूसरा वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। इनके अलावा भी प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है ना। जैसे कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के द्वारा इसको प्रोटेक्शन मिलता है, बीबीबी के द्वारा मिलता है, ब्लड ब्रेन बैरियर के द्वारा इसको प्रोटेक्शन मिलता है, मेनिंजिस के द्वारा इसको प्रोटेक्शन मिलता है। तो बस हम लोग एक बेसिक आउटलाइन जान रहे हैं कि बस आप ये जान लो कि हमारे जो ब्रेन है ना इसको मेन प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, ब्रेन बॉक्स, और ब्रेन बॉक्स का दूसरा नाम क्या है, क्रेनियम। ओके, चलिए अब बात करते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में। लंग्स के केस में आप पढ़े होइएगा प्लूरल फ्लूइड, ठीक है ना। हार्ट के केस में आप पढ़े होइएगा पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है ना। उसी प्रकार से आप यहां पे पढ़ो कि जो ब्रेन होते हैं ना उस ब्रेन के केस में भी फ्लूइड होते हैं, और उस फ्लूइड का क्या नाम होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनाते कौन है, तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का निर्माण करते हैं क्रोइड प्लेक्सस, ठीक है ना। अब ये क्रोइड प्लेक्सस जो होते हैं ना ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एंटीरियर और एक होते हैं पोस्टेरियर। तो जब हम आपको सेरेब्रम पढ़ाने लगेंगे ना, यानी कि जब आपको हम 4 ब्रेन पढ़ाने लगेंगे ना, तो उस 4 ब्रेन में हम आपको बताएंगे कि क्रोइड प्लेक्सर क्या होते हैं और ये कहां पे अवस्थित होते हैं। ओके, अभी एक बेसिक इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं ब्रेन के बारे में। तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज मेड अप बाय टिश्यू कॉल्ड क्रोइड प्लेक्सिस इन द वेंट्रिकल्स इन द ब्रेन। आपने जस्ट अभी हार्ट में वेंट्रिकल्स पढ़े होंगे, तो आप याद रखिएगा कि ब्रेन के केस में भी वेंट्रिकल्स होते हैं, और वेंट्रिकल्स होलो स्पेस होते हैं। क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स जो होते हैं ये होलो स्पेस होते हैं, एक खाली स्थान होता है जहां पे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरे होते हैं।
आप देख पा रहे हैं कि जो आपके मोबाइल के फोन के ऊपर में जो एनिमेशन चल रही है, उस एनिमेशन के अंदर में आपको राइट वेंट्रिकल्स नजर आ रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, और नीचे वो कंटिन्यू कर रहे हैं थर्ड वेंट्रिकल के साथ में और फिर कंटिन्यू कर रहे हैं फोर्थ वेंट्रिकल के साथ में। इसका एक कंप्लीट ओवरऑल चार्ट भी हम आपको दे रहे हैं जस्ट, ठीक है ना। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन के केस में होते हैं, सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना उसके सेंट्रल कैनाल में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होते हैं, ठीक है ना, और सब एरेक्नोइड स्पेस में होते हैं, डूरा मेटर, एरेक्नोइड, पायामेटर, मेनिंजिस के लेयर हैं, बताएंगे हम आपको, ठीक है ना। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मुख्य रूप से किससे बन रहे हैं, क्रोइड प्लेक्सर से बन रहे हैं। एक ये क्रोइड प्लेक्सर कहाँ है, तो वेंट्रिकल्स के पास में है। वेंट्रिकल्स क्या है, तो एक होलो स्पेस है जिसके अंदर में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरे होते हैं। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो पहले प्रेजेंट होते हैं वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन के केस में, दूसरा प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के केस में, और तीसरे प्रेजेंट होते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर में। तो अब ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है इसके मुख्य काम भी तो होंगे, इसके मुख्य फंक्शन भी तो होंगे, उन पे भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सहपाठी, अपने दोस्त के अंदर में इस चैनल को लिंक को सेंड करिए, ठीक है, ताकि हर बच्चे तक ये पहुंच सके और वो बच्चे क्लास 11th के न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने में एक डायग्राम दिखाया जा रहा है जिसमें आपको एक तो लेटरल व्यू वेंट्रिकल्स के दिखाए जा रहे हैं और एक तो फ्रंटल व्यू आपको दिखाए जा रहे हैं, एंटीरियर व्यू दिखाए जा रहे हैं। एक तो आगे से आपको वेंट्रिकल्स नजर आ रही होगी और एक आपको साइड से नजर आ रही होगी। तो साइड वाले को हम लोग लेटरल व्यू बोल रहे हैं और आगे वाले को हम लोग एंटीरियर व्यू बोल रहे हैं। अब देखो बड़ा ध्यान से, इसमें यहां पे आपको नजर आ रही है लेटरल वेंट्रिकल्स, तो राइट लेटरल वेंट्रिकल्स और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स, तो दो वेंट्रिकल्स हो गए, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। ये कंटिन्यू करते हैं थर्ड वेंट्रिकल्स के साथ में, देन द थर्ड वेंट्रिकल्स इज कंटिन्यू विद दिस फोर्थ वेंट्रिकल्स, और ये कंटिन्यू कर रहे हैं फोर्थ वेंट्रिकल्स के साथ में, और फिर फोर्थ वेंट्रिकल्स जो होते हैं ना ये आगे कंटिन्यू कर जाता है सेंट्रल कैनाल के साथ में, जहां पे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जाते हैं। ओके, ये डायग्राम और भी क्रिस्टल तरीके से आपको क्लियर कर दिया होगा वेंट्रिकल्स के केस को, ठीक है ना। तो राइट लेटरल वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स इज कंटिन्यू विद दिस थर्ड वेंट्रिकल्स इज कंटिन्यू विद दिस फोर्थ वेंट्रिकल्स, ठीक है ना। और फोर्थ वेंट्रिकल से फिर जा रहे हैं वो सेंट्रल कैनाल में, और सेंट्रल कैनाल से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो पास कर रहे हैं कहां पे, स्पाइनल कॉर्ड में। ओके, तो ये थी सेरेब्रोस्पाइनल कॉर्ड की कहानी। अब समझते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होती है वो लगभग 125 ml 125 ml CSF at any one time and about the 500 ml is the generated every day। याद रखना है आपको, लगभग 125 ml जो है ना सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कंटिन्यू प्रोड्यूस हो रहे हैं, और एक दिन में लगभग 500 ml सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनते हैं। सोचिए कितने भारी अमाउंट में है। एंड दिस इज द कंटिन्यू द प्रोड्यूस एंड रीअब्जॉर्ब, ये तो बनते तो हैं कंटिन्यू, लेकिन धीरे धीरे ये रीअब्जॉर्ब भी करते जाते हैं। तो जैसे जैसे ये बन रहे हैं वैसे वैसे इसका रीअब्जॉर्बेशन भी हो रहा है। कलरलेस है, इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी कलर नहीं होते हैं, और इनके जो pH होते हैं ना ये 7.3 होते हैं। तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या होगा, इसके मेन काम क्या होंगे। हमारे ब्रेन के केस में तो 125 ml सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कंटिन्यू बन रहा है, लगभग एक दिन में 500 ml ये बन रहा है। कलरलेस है और एल्कलाइनिन है, 7.3 इसके pH होते हैं। लेकिन इसके मेन काम क्या है, समझिए मेन काम, ये शॉक एब्जॉर्बर में काम करते हैं। जैसे प्लूरल फ्लूइड लंग्स के केस में होते हैं, तो अगर किन्हीं भी कारण से अगर लंग्स में चोट लग जाए तो उस चोट के को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लूरल फ्लूइड होते हैं, और वो प्लूरल फ्लूइड उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आप जरा सोच करके देखिए इस चीज को कि अगर हम पानी में कभी भी फाइट मारेंगे तो बहुत ज़्यादा चोट नहीं आएगी उससे। तो जस्ट आप ऐसे ही समझिए कि अगर कोई आपके पीठ पे वार कर दिया, आपके ब्रेन पे वार कर दिया, तो वहाँ पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, और वो फ्लूइड जो है ना उस प्रेशर को हैंडल कर लेगा, जिस कारण से आपके जो ब्रेन है ना वहाँ तक उस चोट को पहुँचने नहीं देगा। तो कितने बड़े काम हो गए इसके, तो शॉक एब्जॉर्बर हो गए। दूसरा क्या काम है, न्यूट्रिशन। ये ब्रेन को न्यूट्रिशन देने का काम करेगा, साथ ही साथ मेटाबॉलिक वेस्ट को भी बाहर करने का काम करेगा।
प्रोवाइड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देने के काम करेंगे। ब्रेन कैन नॉट स्टोर इन द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, इसलिए कॉन्टिन्यू उसको ऑक्सीजन भेजना होता है। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होते हैं वो कॉन्टिन्यू क्या दे रहे होते हैं, ऑक्सीजन दे रहे होते हैं। एंड मेंटेनेंस इन द इंट्राक्रेनियल प्रेशर, और जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होते हैं ना उसको वो मेंटेन करके रखते हैं। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के मुख्य 4 काम होते हैं। ओके, और ये चारों काम मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। तो पहले काम क्या हो गए इसके, शॉक एब्जॉर्बर के। दूसरे काम क्या हो गए, न्यूट्रिशन के। तीसरे काम क्या हो गए, ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेंगे। और चौथे काम क्या हो गए, मेंटेन द इंट्राक्रेनियल प्रेशर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग बता दीजिए कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, एवरीथिंग इज क्लियर। जो भी बच्चे हमारे साथ जुट गए हैं वो बच्चे एक बार जरूर बता देंगे, क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। आपके मैसेज का हमें इंतजार रहेगा, तो आप अपने मैसेज को जरूर चैट बॉक्स में डालें एक बार और हमें बताएं क्या आपको कोई दिक्कत आ रही है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कंप्लीट हो गई आपकी, बताइए। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, राजा राज है, ठीक है, आर्यन है, शुभम है, टेक्निकल विस्कस है, बेवफा ब्लॉग्स है, नाम सही करिए भैया, ठीक है, रिम्पी कुमारी है। चलिए, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो बच्चे एक बार हमें जरूर बताएंगे कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्लियर हो गई। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब आगे हम लोग। अब देखिए, एक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बीच में डिसऑर्डर है। अब ये डिसऑर्डर क्या है ना, हाइड्रोसिफेलस, ठीक है ना। आप सुने होइएगा, कोई कोई डॉक्टर जो है ना वो बोल देते हैं पेशेंट को कि बच्चों के सिर में जो है ना पानी भर गया है। तो बच्चों के सिर में एक्चुअली में पानी नहीं भर जाता है, बच्चों के सर के अंदर में एक्चुअली में सीएसएफ का प्रोडक्शन एक्सेस मात्रा में हो जाती है, जिस कारण से उसके जो ब्रेन होते हैं ना उसके अंदर में जब सीएसएफ का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो ब्रेन साइज में बड़े हो जाते हैं। और एक बच्चा का ब्रेन आप देख सकते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन के केस पे कि कितने खतरनाक हो चुके हैं इस बच्चे के ब्रेन, जिसमें कि एक्सेस मात्रा में सीएसएफ का प्रोडक्शन हो चुका है। तो एक्सेसिव सीएसएफ प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा मात्रा में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का बन जाना, यानी कि ब्रेन के केस में पानी का भर जाना, एज ए लोकल लैंग्वेज में हम लोग ऐसे बोल देते हैं। तो एक्चुअली में वो पानी नहीं होता है, वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होते हैं। ओके, इसी प्रकार के एक बीमारी होते हैं एंसीफेली। एंसीफेली में क्या होता है कि जो क्रेनियम कैविटी होती है ना वो डिफॉर्म कर जाते हैं, वो बड़े नहीं हो पाते हैं एम्ब्रायनिक स्टेज के अंदर में। जब बच्चा मदर के यूट्रस में पल रहा होता है तो वो एम्ब्रायनिक स्टेज होते हैं, और उस एम्ब्रायनिक स्टेज के केस में एक बच्चे का कंप्लीट ब्रेन का विकास नहीं हो पाता है, जिस कारण से उसके ब्रेन बहुत छोटे रह जाते हैं। उस केस को एंसीफेली बोलते हैं। ओके, और ये है हाइड्रोसिफेलस। ठीक है, चलिए, तो ये तो एक ब्रॉड लाइन थी, ये तो एक बेसिक बात कर रहे थे हम आपके साथ में। अब हम लोग एक्चुअली में डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रेन, ठीक है, और हम आपको बताते हैं कि जो ब्रेन होते हैं वो कैसे होते हैं। अब देखो, ये एक सॉल्यूशन के अंदर में ब्रेन को रखे गए हैं, ठीक है ना, एक मरे हुए इंसान के ब्रेन को निकाल करके और एक सॉल्यूशन के अंदर में रख दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो, आपको जो ये ब्रेन नजर आ रही है, एक्चुअली में ये ब्रेन कैसा है, इसमें बहुत सारे आपको फोल्ड्स नजर आ रहे हैं, एंड दिस फोल्ड्स इज द गायराई एंड सल्काई। डिस्कस करेंगे आपके साथ में, कंटिन्यू डिस्कस रहेंगे लेक्चर नंबर 1 में। आज सिर्फ और सिर्फ बेसिक बात हम कर रहे हैं ब्रेन को लेकर के। जैसे ही हम नेक्स्ट क्लासेस में आपके साथ आएंगे, कंप्लीट हम आपके साथ में ब्रेन के बारे में डिटेल्स में और भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, अब जो ब्रेन है ना, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। और किन किन चीजों को ये कंट्रोल कर सकते हैं? आपके थॉट को कंट्रोल कर सकते हैं, ओके, आपके इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, आपके फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, आपके मेमोरी को कंट्रोल कर सकते हैं, आपके टच को कंट्रोल कर सकते हैं, आपके मोटर स्किल को कंट्रोल कर सकते हैं, आपके ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, आपके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, और आपके हंगर को कंट्रोल कर सकते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो ब्रेन जो है ना, एक्चुअली में ये कॉम्प्लेक्स एक ऑर्गन है।
बेसिक नीड जो होती है वो एक जीव की क्या होती है? नेचर ने क्या बोला? नेचर ने कहा कि एक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए सिर्फ फूड दे दो और उसके मेल्टिंग पार्टनर दे दो, वो व्यक्ति सस्टेन कर जाएगा। फीडिंग और फूडिंग, ठीक है ना, ये दो चीज जो है ना नेसेसरी है एक ह्यूमन को जिंदा रहने के लिए। फिर ये इंटेलिजेंस क्यों जरूरी पड़ गया? क्या ऐसे भी कोई एनिमल्स होंगे जिसके अंदर में किसी भी प्रकार के न्यूरॉन्स नहीं पाए जा रहे होंगे? हाँ, हाइड्रा, किसी भी प्रकार के कोई भी न्यूरॉन्स नहीं होते हैं। तो क्या ऐसे जीव इस एनवायरनमेंट में सस्टेन कर पा रहे हैं? हाँ, कर पा रहे हैं। उसके पास में सेंसिटिव सेल्स होते हैं। अगर किसी के पास में न्यूरॉन्स ही नहीं होंगे, अगर किसी के पास में सोचने की शक्ति ही नहीं होगी, अगर किसी के पास में ब्रेन जैसा कोई ऑर्गन ही नहीं होगा, तो वो नॉन फूड और फूड के आइटम्स में क्या डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? इसलिए ब्रेन का होना, बुद्धि का होना अत्यंत आवश्यक है। और आप देख सकते हैं कि जो ब्रेन है वो किन किन चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। आपके अंदर जो उथल पुथल चल रही है, उन तमाम उथल पुथल को कंट्रोलिंग आपका ब्रेन ही कर रहा है। चाहे वो उथल पुथल थॉट का हो, इमोशन का हो, फीलिंग्स का हो, लव का हो, डिप्रेशन का हो, टच का हो, एनीबॉडी, किसी भी चीज का हो, इन तमाम चीजों को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? ब्रेन। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर हम आपको बताएंगे कि जो ब्रेन के अलग अलग पार्ट होते हैं, उस ब्रेन के अलग अलग पार्ट के अलग अलग फंक्शन होते हैं और ये फंक्शन को कंट्रोल करते हैं ब्रेन के ये वाले भाग। अभी तो जस्ट एक बात हम आपको बताएं कि ब्रेन जो होती है ना वो इतने सारे चीजों को कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन जब हम डीप में जाएंगे ब्रेन का तो आपको पता चलेगा कि ब्रेन के अलग अलग भी भाग होते हैं जिस भाग के द्वारा अलग अलग प्रकार के चीजों को कंट्रोल किया जाता है। ओके, चलिए अगर हम नॉर्मल बात करें तो ब्रेन का जो वजन है वो लगभग 1200 से 1400 ग्राम देखने को मिलता है, ठीक है ना। सेरेब्रल ब्लड फ्लो जो है ना वो लगभग 750 ml पर मिनट हमारे ब्रेन के केस में जाता रहता है, ठीक है ना। 1 मिनट के अंदर में लगभग 750 ml ब्लड जो है ना वो हमारे ब्रेन में जाता है। ओके, एंड रिसर्च सजेस्टेड द ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अबाउट 86 बिलियन न्यूरॉन्स, ऐसा माना गया है, कंफर्म नहीं है ये चीज, ठीक है ना। साइंटिस्ट के द्वारा, रिसर्च के द्वारा जो है ना ये बात बताया गया है कि जो न्यूरॉन्स है ना वो मानव ह्यूमन के अंदर में लगभग 86 बिलियन के आसपास में, ऐसा माना गया है, कंफर्म नहीं है। ब्रेन कैन नॉट स्टोर द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ब्रेन कभी भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं करता है, स्टोर नहीं करता है। सो इट इज द रिक्वायर्ड द कांस्टेंट सप्लाई, जिस कारण से उसे हर हमेशा ऑक्सीजन और ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ते रहती है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 2 से 3 मिनट तक ब्रेन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले तो ब्रेन डेड कर जाएगा, आदमी मर जाएंगे। ओके, एंड मेल ब्रेन इज द स्लाइटली हेवियर देन द फीमेल ब्रेन बट नो रिलेशनशिप इन द इंटेलिजेंस। जो मेल के ब्रेन होते हैं ना वो कंपैरिजन फीमेल के ब्रेन में थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि उसमें इंटेलिजेंस ज्यादा होंगे, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। ऐसे में तो और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसके ब्रेन तो बहुत बड़े हैं, क्या वो ज्यादा इंटेलिजेंट हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, याद रखना है आपको। चलिए अब ये कंप्लीट जो है ना एक डायग्राम है, जिस डायग्राम में आपको हम बता रहे हैं कि एक्चुअली में मदर यूट्रस के अंदर में ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है ना। जब एक बच्चा मदर के यूट्रस के अंदर में पल रहा होता है तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला एक सिस्टम होता है जिस सिस्टम को हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट करते हैं, और सबसे लास्ट में जो सिस्टम बनते हैं वो रिस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं। तो ब्रेन का विकास एक्चुअली में कैसे मदर के यूट्रस में हो रहा है, अब एक बार हम लोग इनको जान लेते हैं। तो ब्रेन का जो ड्राइव्ड है ना ये फाइनली इक्टोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है ना। इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म ये जर्म लेयर होते हैं, तो उसमें एक इक्टोडर्म होते हैं जिससे हमारा ब्रेन का निर्माण होता है। तो अब ब्रेन के निर्माण कैसे हो रहे हैं अब देखो, बड़ा ध्यान से दिखा रहे हैं आपको, सब चीज आपको समझ में आएंगे, बस आप ध्यान से डायग्राम को देखने का प्रयास करिए। आपको यहाँ पे 3 प्राइमरी वेसिकल्स नजर आ रहे हैं और ये 3 to 4 वीक ऑफ एम्ब्रायो है। जब एक बच्चा अपने मदर के यूट्रस में पल रहा है तो लगभग 3 से 4 हफ्ते के दौरान में उसके ब्रेन में किस प्रकार से स्वैलन हुई है उस चीजों को आप देखिए। तो इनमें 3 आपको स्वैलन नजर आ रही है। एक तो आपको 4 ब्रेन नजर आ रहा है जिसे हम लोग प्रोन्सिफेलॉन बोलते हैं, एक आपको मिड ब्रेन नजर आ रही है जिसे हम लोग मेजेंसिफेलॉन बोलते हैं, और एक आपको रोवेंसिफेलॉन नजर आ रही है जिसे हम लोग हाइंड ब्रेन बोलते हैं।
तो ये 3 प्राइमरी वेसिकल्स आपको नजर आ रही है, ठीक है ना। सॉलिन लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है मदर के यूट्रस के अंदर में, जो कि 3 to 4 वीक ऑफ दिस प्रेगनेंसी है या एम्ब्रायो है, ठीक है ना। अब देखिए ये आगे बढ़ करके किस प्रकार से जो 4 ब्रेन होते हैं ना, ये 2 चीज बनाते हैं। एक तो बनाते हैं टेलेंसीफेलॉन और एक बनाते हैं डायंसीफेलॉन। एक जरा सा भी आपको हड़बड़ाना नहीं है, ये सभी चीज जो है ना आपको मिल जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, फिर वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे। इस पीडीएफ को आप निकाल करके प्रिंट आउट करके भी आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, या आप पीडीएफ में भी जूम करके देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब ये टेलेंसीफेलॉन, डायंसीफेलॉन, प्रोन्सीफेलॉन, मेजेंसीफेलॉन, रूबेंसीफेलॉन, ये सब क्या होते हैं ना, सब डिस्कस होगी आपके साथ में, ठीक है ना। अभी बस आप एक बात को सुन लीजिए ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि अगर ये वर्ड कभी भी आपको टकरा जाए तो आपको ऐसा लगे कि नहीं इस वर्ड से हम फैमिलियर हैं, भारी ना लगे आपको, ठीक है ना। तो जो 4 ब्रेन होती है ना वो आगे 2 चीज में डिवाइडेड होते हैं, एक तो टेलेंसीफेलॉन में और एक तो डायंसीफेलॉन में, ठीक है ना। और जो मेजेंसीफेलॉन होते हैं ना, ये मेजेंसीफेलॉन आगे बना देते हैं मीड ब्रेन, और ये आपको 5 सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स नजर आ रही है। अभी तो आपको 3 नजर आई है प्राइमरी वेसिकल्स, अब आपको 5 सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स नजर आ रही है, और ये 5 वीक ऑफ एम्ब्रायो है, ठीक है ना। लगभग 5 हफ्ते की जो एम्ब्रायो है ना उसमें आपको दिखाया जा रहा है 5 सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स, ठीक है। मेजेंसीफेलॉन फाइनली बनाता है मीड ब्रेन। जो टेलेंसीफेलॉन होती है ना ये एक्चुअली में बनाता है सेरेब्रम, जो कि सबसे बड़े पार्ट होते हैं ब्रेन के। डायंसीफेलॉन बनाते हैं आई कप्स, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस, ठीक है ना। जो मेटेंसीफेलॉन होती है ना ये बनाती है पॉन्स, और जो माइलेंसीफेलॉन होती है ना ये फाइनली बनाती है मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है ना। मेटेंसीफेलॉन है सेरेबेलम बनाते हैं, जिसे हम लोग हाइंड ब्रेन बोलते हैं, लिटिल ब्रेन, छोटे ब्रेन होते हैं हाइंड ब्रेन, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट सेट है कि जब एक बच्चा मदर के यूट्रस के अंदर में 3 to 4 वीक में है तो उसमें किस प्रकार के प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स हैं, और किस प्रकार से वो बच्चे में 5 वीक के जब हुए हैं एम्ब्रायो तो उसमें किस प्रकार के चेंजेज आए हैं, ये एक्चुअली में उनका डायग्राम है, ठीक है ना। ये आपको मिल जाएंगे। जो ब्रेन है ना ये फाइनली 3 भागों में डिवाइडेड होते हैं। पहले होते हैं 4 ब्रेन, दूसरे होते हैं मीड ब्रेन, और तीसरे होते हैं हाइंड ब्रेन। इनके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। ब्रेन को एंसीफेलॉन बोलते हैं, 4 ब्रेन को प्रोन्सीफेलॉन बोलते हैं, मीड ब्रेन को मेजेंसीफेलॉन बोलते हैं, और हाइंड ब्रेन को रूबेंसीफेलॉन बोलते हैं, ठीक है ना। कंप्लीट लेक्चर हम आपके साथ में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 में, कि जो ब्रेन होते हैं उस ब्रेन के 4 ब्रेन के अंदर में कौन से पार्ट्स होते हैं, मीड ब्रेन के अंदर में कौन से पार्ट्स होते हैं, और हाइंड ब्रेन के अंदर में कौन से पार्ट्स होते हैं। ये तमाम टॉपिक पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हमारा लेक्चर आपके साथ में कंटिन्यू होगा इन तमाम चीज़ों का पर्दाफाश करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिंक को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। हमारे टेलीग्राम चैनल के जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन के अंदर में दिए हुए हैं, आप जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा और हमारे साथ आप जुड़ जाइएगा, जहाँ पे हम आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ओके चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग फाइनली यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं फिर हम आपके साथ में नेक्स्ट क्लासेस में। लेते हैं विदा तब तक के लिए, ठीक है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।